जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा विषय है सर्वोच्च न्यायालय की कार्य एवं शक्तियां। जी बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विस्तृत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस स्लाइड पर न्याय के तराजू और एक कानून की किताब का चित्र दर्शाया गया है। अक्सर हम न्यायपालिका के संदर्भ में इन प्रतीकों को देखते हैं। अर्थ समझना बहुत प्रासंगिक हो जाता है। ये जो तराजू और कानून की किताब है, ये केवल कोई सजावटी चित्र नहीं है। ये हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांत को दर्शाते हैं। जो कानून की किताब है वो ये स्थापित करती है कि हमारा देश किसी शासक की व्यक्तिगत इच्छा या मनमर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि एक लिखित संविधान और विधि के अनुसार चलेगा। जो तराजू है वो इस बात का प्रतीक है कि न्याय अंधा नहीं बल्कि निष्पक्ष है। कानून की नज़र में देश का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और एक जो साधारण नागरिक है, दोनों का वजन एकदम बराबर है। परीक्षाओं में जब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर सवाल बनते हैं तो उनका आधार यही निष्पक्षता होती है। ये एक बहुत ही मजबूत आधार है उम्मीदवारों को समझने के लिए। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है परिचय। इस स्लाइड में 3 अहम बातें लिखी हैं। सबसे पहले लिखा है कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली अपनाई गई है। दूसरा बिंदु है कि सर्वोच्च न्यायालय इस प्रणाली का शीर्ष या अंतिम अपीलीय न्यायालय है। और तीसरी जानकारी ये है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। और यहाँ नीचे एक पिरामिड के आकार में न्यायिक ढांचे को समझाया गया है, जिसमें सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है। इस स्लाइड में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द उम्मीदवारों को ध्यान में रखना है वो है एकीकृत न्यायिक प्रणाली। अगर हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें ना, तो वहाँ राज्यों के कानून अलग होते हैं और केंद्र के अलग, और उनकी अदालतें भी समानांतर रूप से अलग अलग काम करती हैं। लेकिन भारत का ढांचा उस पिरामिड की तरह है जिसका जिक्र अभी किया गया। हमारे यहाँ पूरे देश के लिए एक ही एकल व्यवस्था है। जिला स्तर की जो अधीनस्थ अदालतें होती हैं, वहाँ से मामला राज्यों के उच्च न्यायालयों में जाता है और वहाँ से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में। ये पूरी एक चेन या श्रृंखला है। इसीलिए इसे स्लाइड में अंतिम अपीली न्यायालय कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में कानूनी रूप से अपील करने की कोई और जगह नहीं बचती। चलिए अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है सर्वोच्च न्यायालय क्या है। यहाँ 3 प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। पहला है, यह भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है। दूसरा लिखा है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। और जो तीसरा बिंदु है वो है, कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे एससी जा सकता है। यहाँ चित्र में इन अधिकारों को एक मजबूत ढाल की तरह पेश किया गया है। ये जो अंतिम व्याख्याता और संरक्षक वाला शब्द है ना, इसका अर्थ राज व्यवस्था की समझ के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, देश की संसद कानून बनाती है, लेकिन अगर उस कानून में लिखे शब्दों के अर्थ पर कोई विवाद हो जाए कि उसका सही मतलब क्या है, बिल्कुल, या ये सवाल उठे कि क्या वो कानून संविधान के दायरे में है भी या नहीं, तो उसका जो अंतिम फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा। वही बताएगा कि संविधान वास्तव में क्या कहता है। अब आते हैं उस तीसरे बिंदु पर जो अनुच्छेद 32 के बारे में है। ये उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कॉन्सेप्ट है। सामान्य मुकदमों में एक लंबी प्रक्रिया होती है, आपको निचली अदालत से होते हुए ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 उसे ये अधिकार देता है कि वो बीच की सभी न्यायिक सीढ़ियों को लांघकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ये सचमुच नागरिकों के लिए एक अभेद्य ढाल है और इसीलिए इसे अक्सर संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना वाकई नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। चलिए अब इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है पृष्ठभूमि। इसमें 2 ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं। पहला है कि यह न्यायालय 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल कोर्ट से प्रेरित है। और दूसरा तथ्य है कि स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। इतिहास के ये दोनों तथ्य सीधे तौर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों में आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसने एक फेडरल कोर्ट की नींव रखी थी। हमारा जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है वो उसी का एक संवर्धित और
पूर्णतः स्वतंत्र रूप है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात दूसरी लाइन में है। वो 28 जनवरी वाली तारीख। हाँ बिल्कुल, 28 जनवरी 1950। अक्सर विद्यार्थी यहाँ एक बहुत सामान्य सी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि चूंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन तथ्यात्मक रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर अपना कार्य 28 जनवरी 1950 को शुरू किया था। परीक्षा में अगर ये तारीख विकल्प में हो तो उम्मीदवारों को इसे ही चुनना है। ये बहुत ही बारीक अंतर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। शीर्षक है प्रमुख विशेषताएं और इसमें 3 विशेषताएं बताई गई हैं। पहली है स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त। दूसरी विशेषता है अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129 के अनुसार इसके फैसले सभी न्यायालयों के लिए साक्ष्य और बाध्यकारी हैं। और जो तीसरी विशेषता लिखी है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन, असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति। इन तीनों विशेषताओं में ना हमारी पूरी राजव्यवस्था का दर्शन छिपा है। स्वतंत्र न्यायपालिका का सीधा अर्थ ये है कि सरकार के मंत्री या संसद के सदस्य न्यायाधीशों के कामकाज में दखल नहीं दे सकते। उनका वेतन, उनका जो कार्यकाल है वो सुरक्षित होता है ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के न्याय कर सकें। दूसरा बिंदु है अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अनुच्छेद 129 को समझना विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो वो केवल उस एक मामले तक सीमित नहीं रहता। उस फैसले को एक अभिलेख या रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। भविष्य में अगर देश की किसी भी अदालत में वैसा ही कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो पुराना फैसला है उसे एक साक्ष्य और कानून के रूप में माना जाएगा और निचली अदालतों के लिए उसे मानना बाध्यकारी होगा। और तीसरी शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू। अगर संसद कोई ऐसा कानून पारित कर दे जो संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है और उसे शून्य या रद्द घोषित कर सकता है। ये शक्ति विधायिका की मनमानी को रोकती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपने आप में एक तरह से कानून बन जाते हैं। अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इसमें एक फ्लोचार्ट के माध्यम से शक्तियों के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्रारंभिक, अनुच्छेद 131। दूसरा अपीलीय, अनुच्छेद 132 से 136। तीसरा रिट, अनुच्छेद 32। चौथा सलाहकारी, अनुच्छेद 143। और पांचवा है पुनर्विचार, अनुच्छेद 137। उच्च न्यायालय की भूमिका बहुत ही व्यापक है, इसलिए उसकी शक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। विद्यार्थियों को इन 5 श्रेणियों और उनके अनुच्छेदों का ये ढांचा अपने दिमाग में एकदम स्पष्ट रखना चाहिए। तो चलिए इस ढांचे को एक एक करके डिकोड करते हैं। अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है 1 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें अनुच्छेद 131 का उल्लेख है और लिखा है ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सीधे और केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। विवाद के प्रकारों में 3 स्थितियां दी गई हैं। पहली है केंद्र सरकार बनाम एक या अधिक राज्य, दूसरी केंद्र और कुछ राज्य बनाम अन्य राज्य, और तीसरी है 2 या अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद। यहाँ जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है वो है केवल। प्रारंभिक या ओरिजिनल क्षेत्राधिकार का अर्थ ही यही है कि ऐसे मामले देश के किसी और अदालत में शुरू ही नहीं हो सकते। इनकी शुरुआत सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही होगी। इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच टैक्स को लेकर भारी विवाद हो जाए, या फिर 2 राज्यों के बीच किसी नदी के पानी के बंटवारे पर मतभेद हो जाए, तो वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। अब ऐसे मामलों की सुनवाई किसी राज्य का उच्च न्यायालय कैसे कर सकता है? वहां तो निष्पक्षता पर सवाल उठ जाएंगे। क्योंकि ये हमारे देश के संघीय ढांचे का मामला है, इसलिए संविधान ने तय किया है कि ऐसे बड़े विवाद सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में ही सुने जाएंगे। परीक्षा में अक्सर ये सवाल आता है कि 2 राज्यों के बीच का विवाद किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो उम्मीदवारों को याद रखना है कि उत्तर हमेशा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। ये बहुत ही तार्किक बात है कि राज्यों के विवाद राज्यों के अदालतों में नहीं सुलझाए जा सकते। अब हम स्लाइड 8 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है अपीलीय और रिट अधिकार। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। पहली है अपीलीय अनुच्छेद 132 से 136। संवैधानिक
दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अंतिम अपील। दूसरी बात है विशेष अनुमति अपील, अनुच्छेद 136, सैन्य अदालतों को छोड़कर किसी भी ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील। और जो तीसरी बात है वो है रिट अधिकार, अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायपालिका का सबसे सामान्य रास्ता है, जहां लोग उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होकर सिविल, क्रिमिनल या संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट आते हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 136, यानी विशेष अनुमति अपील, जिसे SLP कहते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की एक असाधारण शक्ति है जिससे वह देश के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति दे सकता है। और यही अपवाद परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सैन्य अदालतें। सुप्रीम कोर्ट सैन्य अदालतों के फैसलों के खिलाफ SLP स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अलग और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 32 के तहत जारी होने वाले 5 रिट्स पर। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करता है। इन 5 रिट्स के नाम थोड़े तकनीकी हैं। हाँ, इसलिए इन्हें समझना जरूरी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए। परमादेश यानी अदालत किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए हैं। और अंतिम है अधिकार पृच्छा, जिसका इस्तेमाल यह पूछने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति किस कानूनी अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। इन सभी रिट्स का व्यावहारिक अर्थ समझना उम्मीदवारों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन तकनीकी शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना वाकई बहुत जरूरी था। अब हम स्लाइड 9 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसमें लिखा है अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यगत प्रश्नों पर SC से सलाह मांग सकते हैं। दूसरा बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने या न देने के लिए स्वतंत्र है। और तीसरा बिंदु, जिसे विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य, SC द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 को लेकर परीक्षाओं में अक्सर सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं। ये प्रावधान राष्ट्रपति को ये सुविधा देता है कि अगर कोई बहुत बड़ा कानूनी या संवैधानिक पेंच फंस जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। लेकिन यहाँ शक्तियों के पृथक्करण का नियम लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार का कोई कानूनी सलाहकार नहीं है, इसलिए न्यायालय ये तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि वो सलाह देना चाहता है या नहीं। और अगर उसने सलाह दे दी तो उससे भी अहम बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानूनी सलाह दे भी दी तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं है। वो सलाह उन पर बाध्यकारी या बाइंडिंग नहीं है। परीक्षा में जब ये कथन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है, तो उम्मीदवारों को एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि ये कथन पूरी तरह गलत है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां कंफ्यूजन की बहुत गुंजाइश रहती है। चलिए, अब हम स्लाइड 10 देख रहे हैं। शीर्षक है संरचना एवं नियुक्ति। इसमें कुछ आंकड़े और प्रक्रियाएं दी गई हैं। कुल न्यायाधीश 34, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य हैं। दूसरा है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर। और तीसरा बिंदु है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में जजों की अधिकतम संख्या 34 है। जब नियुक्ति की बात आती है तो यह काम सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ जज होते हैं, वे नामों की सिफारिश करते हैं और फिर राष्ट्रपति उन पर अपनी मोहर लगाते हैं। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना है। और हटाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल लग रही है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। जब ये प्रस्ताव पास होता है तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। ये संतुलन हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अब हम स्लाइड 11 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। दूसरा तथ्य है न्यूनतम आयु। संविधान में
एससी न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। और जो तीसरा तथ्य है वो योग्यताओं के बारे में है। 5 साल तक एचसी का जज या 10 साल तक एचसी में वकील या राष्ट्रपति की नजर में सम्मानित न्यायविद। ये जो स्लाइड है ना, ये सीधे तौर पर प्रीलिम्स परीक्षा के प्रश्नों को लक्षित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी कोई उम्र तय होगी। हाँ, ये एक बहुत कॉमन धारणा है। जी, लेकिन संविधान में ऐसी किसी न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। ये एक बड़ा ट्रैप है जिससे उम्मीदवारों को बचना है। और अगर योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक होने के साथ साथ 3 शर्तें दी गई हैं और इनके बीच या लगा है। यानी किसी व्यक्ति को या तो 5 साल तक हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, या 10 साल तक हाईकोर्ट का वकील होना चाहिए, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में एक अत्यंत सम्मानित न्यायविद हो। इन तीनों में से केवल एक शर्त पूरी करनी होती है। योग्यताओं के बीच का ये जो या है, ये बहुत सी शंकाओं को दूर कर देता है। अब हम स्लाइड 12 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है ऐतिहासिक निर्णय और लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वास्तविक प्रभाव इन फैसलों में दिखता है। यहाँ 2 मामलों का जिक्र है। पहला है केशवानंद भारती मामला 1973। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। दूसरा है नवतेज सिंह जौहर मामला 2018। निजता के अधिकार के तहत आईपीसी की धारा 377 को अवैध ठहराया। ये दोनों फैसले भारतीय संवैधानिक इतिहास के मील के पत्थर हैं। 1973 के केशवानंद भारती मामले को गहराई से समझना होगा। उस समय ये बड़ा सवाल था कि क्या संसद के पास संविधान को पूरी तरह से बदलने की असीमित शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संतुलित फैसला दिया। उन्होंने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ 2018 का नवतेज सिंह जौहर मामला अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और निजता के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए कोर्ट ने एक बहुत ही पुराने ब्रिटिश कालीन कानून को असंवैधानिक घोषित किया, जो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को अपराध मानता था। ये दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए कितना सजग है। ये दिखाता है कि कानून कोई जमी हुई चीज नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलता है। अब हम स्लाइड 13 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है विषय का महत्व। यहाँ 3 बिंदु लिखे हैं। पहला है संघीय ढांचे की रक्षा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखना। दूसरा है शक्ति का पृथक्करण, कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी पर रोक। और तीसरा है कानून का शासन, सुनिश्चित करना कि देश में संविधान सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति या सरकार नहीं। इस पूरी विस्तृत चर्चा का जो सार है वो इसी स्लाइड में है। एक राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है? पहला, क्योंकि हमारा देश राज्यों का एक संघ है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है और सुप्रीम कोर्ट उस संतुलन को बनाए रखता है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि सरकार और संसद अपनी शक्तियों की सीमा पार ना करें। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। इसका सीधा सा अर्थ है कि देश में चाहे कितनी भी शक्तिशाली सरकार क्यों ना आ जाए, संविधान ही सबसे ऊपर रहेगा। देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, संविधान के नियमों का पालन करना होगा। अब हम स्लाइड 14 देख रहे हैं। शीर्षक है परीक्षा अलर्ट, भ्रमित करने वाले बिंदु। यहां 2 ट्रैप दिए गए हैं। ट्रैप 1, एससी की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। इसे गलत बताया गया है और सही तथ्य है अनुच्छेद 143 की सलाह बाध्यकारी नहीं है। और ट्रैप 2, केवल एससी ही मौलिक अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है। इसे भी गलत बताया गया है और सही तथ्य है उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। परीक्षाओं में एग्जामिनर इन्हीं छोटे छोटे शब्दों में जाल बिछाते हैं विद्यार्थियों के लिए। पहले ट्रैप पर हमने पहले ही बात कर ली है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाह सिर्फ एक राय है, आदेश नहीं। लेकिन दूसरा ट्रैप बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रश्न में शब्द केवल आ जाए तो उम्मीदवारों को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, केवल शब्द अक्सर फंसाता है। बिल्कुल।
अक्सर विद्यार्थी अनुच्छेद 32 को इतनी अच्छी तरह पढ़ लेते हैं कि उन्हें लगता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है, बल्कि तकनीकी रूप से देखें तो उच्च न्यायालयों का जो रिट क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय से भी व्यापक है, क्योंकि वे मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट वाले कथन को हमेशा गलत मानना है। यह एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी चेतावनी थी सभी उम्मीदवारों के लिए। अब हम स्लाइड 15 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है क्विक रिवीजन। इसमें 5 मुख्य अनुच्छेदों की सूची है। पहला, अनुच्छेद 124 से 147 एससी का गठन और शक्तियां। दूसरा, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का रक्षक। तीसरा, अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। चौथा, अनुच्छेद 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और पांचवां, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाहकारी शक्ति। जब विद्यार्थी परीक्षा से कुछ दिन पहले रिवीजन कर रहे हों तो ये 5 तथ्य सबसे ज्यादा काम आएंगे। मिलान करने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें अक्सर इन्हीं अनुच्छेदों को आमने सामने रखा जाता है। श्रोताओं को इसका एक मानसिक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और इन्हें पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए। हमने न्यायिक पुनर्विलोकन और मूल ढांचे के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा है आज। अब जरा सोचिए, अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं दी होती तो आज हमारा लोकतंत्र कैसा होता? क्या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो पाती, या फिर कोई भी सरकार अपने राजनीतिक बहुमत का इस्तेमाल करके संविधान को ही पूरी तरह से बदल देती? इस पर खुद विचार करें और समझें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ परीक्षा का एक टॉपिक नहीं है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों के अस्तित्व की सबसे बड़ी शर्त है।